मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अभिषेक गुप्ता आज अपने यूट्यूब चैनल अभी स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक नई खुशखबरी लेकर आया हूं, जो एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था की हिंदी मीडियम की जो बुक है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन मैं रीड करूंगा, आपको समझाऊंगा कि इस बुक में क्या है और इस बुक को कैसे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो इसका पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अपने संविधान के बनने के पीछे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में जो है इस चैप्टर में बताया गया है, और इस चैप्टर का नाम भी यही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संविधान के निर्माण में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी जो हमारे संविधान के निर्माण में जो सहायक ब्रिटिश एक्ट्स यानी ब्रिटिश अधिनियम रहे हैं उनके बारे में जो है इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के इस पहले चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर में क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में जब ब्रिटिश लोग आए सन 1600 ईस्वी में, तो एक व्यापारिक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था, तो वो भारत में उस व्यापारिक कंपनी के थ्रू व्यापार करने आए थे। चलिए यहीं से आगे की स्टोरी स्टार्ट है। चलिए देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। तो जो ब्रिटिश आए थे सन 1600 ईस्वी में भारत में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। जो वहाँ की जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उनके द्वारा जो है चार्टर दिया गया, उनके द्वारा एक चार्टर दिया गया था तो उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे कि वो भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं। कंपनी में जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। चलिए इसके पीछे की मैं आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताता हूँ। जो अपनी कंपनी है 1600 ईस्वी में, अपनी नहीं सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 ईस्वी में जो है ट्रेडर के रूप में आई। ट्रेडर यानी व्यापार करने आई, ठीक। फिर 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो इसे पॉलिटिकल पावर मिल गई। पॉलिटिकल पावर तो यहाँ पर देखिएगा, पहले व्यापारिक रूप में आई, जब युद्ध जीता उसने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, तो ये एज आ पॉलिटिकल पावर हो गई। और 1764 में उसको बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी राइट्स मिल गए, तो वो और पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर के आ गई। तब उसने सोचा कि ना भारत पे शासन किया जाए। तभी कंपनी ने सोचा कि क्यों ना भारत पे शासन किया जाए। चलिए आगे देखते हैं। तो व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और इसी के तहत से भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया, वो एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर के आ गई इस बंगाल और बिहार के दीवानी राइट्स प्राप्त होने पर। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। जो ब्रिटिश 1858 का जब सिपाही विद्रोह हुआ, तो ब्रिटिश ताज ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी
में मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, उसमें जो शासन का अधिकार था उसने प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आ गया। मतलब जब स्वतंत्रता मिली तो हमें अपने देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, एक संवैधानिक ढांचे की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आ गया। ठीक है। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन की में कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उसके बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप में यहाँ दी गई हैं। चलिए देखिए कौन कौन सी 2 कालक्रमबद्ध रूप में घटनाएं हैं। पहली घटना जो है आपकी कंपनी का शासन 1773 से 1858। दूसरी घटना सम्राट का शासन 1858 से 1947। तो पहला एक्ट हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यह था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। चलिए देखते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग का मतलब होता है, रेगुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रित और नियमित करना, तो वही एक्ट है। अच्छा, ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया? जब भाई कंपनी के हाथ में शासन चला गया तो ये व्यापार करने से की अपेक्षा ये शासन पर ज़्यादा ध्यान देने लगी। कंपनी रिश्वत लेने लगी। जितना पैसा आने लगा तो कंपनी के जो बड़े-बड़े जो कर्मचारी थे, छोटे-छोटे जो कर्मचारी थे वो रिश्वतखोर हो गए और वो रिश्वत लेने लगे, जिससे कि कंपनी का घाटा होने लगा। अब जब कंपनी का घाटा होने लगा तो भैया इन्होंने कंपनी का घाटा होने लगा तो ये व्यापार करने आए थे और शासन में, और यहाँ से जो लोग जाएं ब्रिटेन से भारत जो जाएं तो वो भैया अमीर हो जाएं काफ़ी रिश्वत लेके। और मतलब भारत का शोषण एक तरीके से चल रहा था, भारत से पैसा लेकर वो एकदम अमीर हो जाएं। तो और कंपनी को घाटा हुआ, तब कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो है क्या कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। चलिए देखते हैं इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यह था भारत में इस ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। सेट हो गई किताब। चलो दूसरा, इसके बारे में पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो दूसरा क्या, इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली। इसके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार इस एक्ट द्वारा मान्यता दी गई थी। हाँ, तो इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और इसके द्वारा भारत में किसकी केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी, चलिए देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। बंगाल का जो गवर्नर था उसका बंगाल के गवर्नर का गवर्नर जनरल नाम रख दिया गया और उसके लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग थे, और जो पहले गवर्नर थे उनका नाम लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए, जो केंद्रीकृत शासन होता है और एक विकेंद्रीकरण होता है, यहाँ पर पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? पहली लाइन पे ये नंबर जो है इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। कैसे रखी गई? पहले जो बंगाल के गवर्नर वगैरह हुआ करते थे, तो जो है बंगाल और बिहार के जो गवर्नर हैं तो और बम्बई के गवर्नर हैं, उनको सबको अलग अलग रखा गया था, एक दूसरे से अलग अलग थे। क्या थे? जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग अलग थे,
तो क्या ये केंद्रीकरण था? ये केंद्रीकरण बिल्कुल नहीं था। अब जब जो है क्या कहते हैं, इसके द्वारा बम्बई के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मतलब बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर जब बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, यानी कि सारी सत्ता किसके हाथ में थी? बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में थी। मतलब इन दोनों का जो है क्या कहते हैं कंट्रोल। तो हुआ क्या, जब इन दोनों का कंट्रोल बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पहली 7 नंबर लाइन है, तो इसके द्वारा इनका केंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब ठीक है ना? इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि केंद्रीकरण किस कहते हैं किसका है? मतलब किसी एक के हाथ में शक्ति का जो है केंद्रीकृत कर देना, शक्ति को केंद्रीकृत कर देना, उसे केंद्रीकरण कहते हैं। न्यायालय दूसरा, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन तीन अन्य न्यायाधीश थे। तो इस अधिनियम में जो है कलकत्ता में सर्वप्रथम 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने में प्रतिबंध कर दिया गया। इसके तहत जो कंपनी को निजी व्यापार करने लगे थे ये। और जो ब्रिटेन की महारानी ने भाई चार्टर द्वारा इनको भेजा था, और भाई कंपनी का घाटा हो रहा था, वहाँ के लोगों को कुछ मिले ना, और जो यहाँ के जो अधिकारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनकी जेब भरती चली जा रही थी। वो रिश्वत वो उपहार लेते थे, निजी व्यापार करते थे, इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उन्होंने इस एक्ट में इसको बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया। जो आपका 5वां पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। मतलब इसमें ये भी हो गया कि जो ब्रिटिश नियम था, सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण कसा गया, और इसमें भारत में इसके राजस्व जो इसमें राजस्व आता था, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 2-4 जो बदलाव जो बहुत बड़े-बड़े हुए, कंपनी पर एक तो शिकंजा कसा गया, और कंपनी के कर्मचारियों पर जो है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत लेने से मना कर दिया गया। और एक ये सबसे बड़ी बात, अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम किस एक्ट द्वारा जो है केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई या केंद्रीकरण की शुरुआत हुई, ब्रिटिश एक्ट द्वारा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो है केंद्रीकरण की क्या केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो है मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को कर दिया। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। पहले जो राजा रहते थे भाई, उनका अपने अगर भारत की बात सोच लो तो अलग अलग थे, विकेंद्रीकृत थे। मतलब विकेंद्रीकृत नहीं, अलग अलग थे, केंद्रीकृत भी नहीं थे, अलग अलग एकदम रहा करते। तो इसी वजह से छोटे जो बड़ा राजा था उन छोटे छोटे राज्यों को जीत लेता था। समझ रहे हो? तो एक केंद्रीकरण अगर व्यवस्था होती, मान लो एक राजा है, उसका एक कोई सम्राट है, वो जो सम्राट होगा वो सभी राजाओं को अपने अधीन उसी के द्वारा जो है आदेश पारित होते थे, आदेश पारित होने चाहिए थे। वही काम यहाँ पर किया गया। चलिए देखते हो, तो फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण से सकती है। और इसने भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक समझा। तो जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, बस उसमें इतना ही था। तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मेरे अभी स्टडी चैनल में इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ना पसंद आए तो भी लाइक कीजिए। हर हर स्थिति में आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को प्रमोट करना है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।